नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से आप जानना समझना चाहते हैं। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। हम बात करेंगे दिल्ली चुनावों की, जिसमें प्रचार तो थम गया है लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है और वो भी चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण, क्या है इसका मायने, मौका है या फिर जाल है, और इसके पीछे की पूरी सियासत आखिर क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। आस्था, श्रद्धा और शाही स्नान पूरा हुआ है। महाकुंभ का दिव्य भव्य शाही स्नान पूरा हुआ कल बसंत पंचमी के अवसर पर, और आज भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है प्रयागराज के महाकुंभ में। लेकिन कौन उठा रहा है इस पर सवाल, क्या है इस सवाल उठाए जाने के मायने, इस पर भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का देंगे जवाब। गृह मंत्रालय की अहम बैठक में आज जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जातिगत सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। आज विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर चर्चा। बीआरएस ने सरकार पर जाति सर्वेक्षण के संचालन में खामियों का लगाया आरोप। और महाकुंभ के महाआयोजन पर दुनिया में बजा भारत का डंका। सनातन संस्कृति और भारत की आस्था को लेकर दुनिया मंत्रमुग्ध। 37 करोड़ लोगों ने अब तक त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। लेकिन संसद में अखिलेश यादव इंतजाम पर पूछ रहे हैं सवाल। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के चुनावों की, जहां चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है कल ही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। यह चुनाव कई मायनों में खास रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप से घुरा रहा है। यह चुनाव जब से प्रचार शुरू हुआ है या उससे पहले भी दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर कल 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज बीजेपी और कांग्रेस के जबरदस्त चुनाव अभियान में, दरअसल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के जबरदस्त चुनाव अभियान ने आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। चुनाव आयोग भी मत प्रतिशत बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और ऐसे में इस बार बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार थम गया, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते हुए दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग का काम शराब, पैसे और सामान बंटवाना है और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। साथ ही केजरीवाल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के सुर में सुर मिलाते नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के चुनाव पक्षपात के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की रणनीति पर ध्यान दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के आक्रोश को समझदारी से सहने और इस तरह के आरोपों से प्रभावित न होने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्थापित कानूनी ढांचे, मजबूत प्रक्रियाओं और एसओपी के भीतर ही कार्रवाई की जाती है। केजरीवाल के इस पैतरे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जनता का मूड भांप चुकी है और उसे अपनी हार का एहसास हो चुका है। चुनाव होने से पहले ही
बिना किसी सबूत के आयोग पर ऐसे आरोप लगाना क्या आम आदमी पार्टी की हताशा का प्रतीक है? चुनाव अभियान के दौरान भी आम आदमी पार्टी बिना किसी सबूत के दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाती रही है। ये उसकी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो यमुना में जहर मिलाने की बात हो या फिर बीजेपी की सरकार बनने पर पूर्व की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिए जाने का दावा हो। ईवीएम और चुनाव आयोग पर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद राजनीतिक दल अपने आरोपों को न कभी साबित कर पाए और न ही कोई सबूत कभी भी दे पाए। हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना विपक्षी दलों ने एक फैशन बना लिया है। इस बार के दिल्ली चुनावों में यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार, शीश महल, शराब घोटाला, कचरे का पहाड़ और फ्री बीज का मुद्दा छाया रहा। जनता दम साधकर इन सारे मुद्दों को तौलती रही। कांग्रेस का पूरे दमखम से चुनाव लड़कर दिल्ली की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश भी इस बार के चुनावों की खास बात रही। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ईवीएम के आंकड़ों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। तो यह आरोप पहली बार नहीं लगाया है, लेकिन इस बार भी वो क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहां है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वोट आपको दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां जाता कहां है। 2020 में वोट दिए थे वो तो उनको मिले थे, 2015 में दिए थे वो भी मिले थे, 2013 में दिए थे वो भी मिले थे, जब नहीं दिए तो नहीं मिले। ये इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऐसा तमाम राजनीतिक दलों का कहना है, लेकिन वो सब क्या कह रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। बीजेपी नेता रमेश विदिउड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले गलती करते हैं और फिर बाद में माफी मांगते हैं। कोई संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार मत करें आप कि किसी का भी फोटो डालकर और ये रमेश विदिउड़ी का बेटा है। अब यहाँ कितने लोग मेरे बेटे को जानते होंगे, लोग तो समझ ही लेंगे रमेश विदिउड़ी का बेटा होगा। तो इनकी आदत है छू के भाग जाना। केजरीवाल जी ने भी 13 में कपिल सिब्बल भी चोर है, सोनिया भी चोर है, जयत्री साहब पे एलिगेशन लगाया, भ्रष्ट है, सबसे माफी मांगी एक एक करके। तो ये पहले आरोप लगाते बाद में माफी मांगते, ये इनकी पद्धति है, प्रवृत्ति है इन लोगों की। ये प्रवृत्ति भी है, पद्धति भी है और एक चुनाव का तरीका है। ये एक नए किस्म की सियासत है जिसमें चुनावों के दौरान आरोप लगाइए, अगर वो चलता है, बिकता है तो बहुत अच्छा है। बिके या ना बिके, बाद में माफी मांगकर किनारे जाया जा सकता है अगर कोई उस पर लीगल एक्शन लेता है। फिलहाल कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी संदीप दीक्षित का कहना है कि सरकार बोलने से नहीं बनती, 8 फरवरी को नतीजे बताएंगे। किसी भी चुनाव में आप चुनाव के पहले किसी भी पार्टी से पूछेंगे तो कहेगा कि हमें समर्थन मिल रहा है। आपको याद है ये तो उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया था। गुजरात में सरकार बना रहे थे, मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। तो सरकार कहने से नहीं होती है, वोट पड़ेगा तब देखेंगे। 8 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। और इस पूरी खबर पर, दिल्ली के चुनावों पर, दिल्ली की सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज इस वक्त मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। धीरज, चुनावों का शोर तो थम गया और लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। और धीरज, चुनावों का शोर तो थम गया लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं और मैं चाहूंगा कि जो लेटेस्ट जानकारी है, खासतौर पर जो चुनाव आयोग को लेकर के एक जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या कहेंगे और इसका दिल्ली की सियासत पर कोई असर डालने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए? बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लेटेस्ट तो यही है कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली की जो आतिशी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो जो चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हुआ है। और इस उल्लंघन का जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दिल्ली की, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी हैं तो उनको ये जरूर जानकारी होगी कि कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब चाहे नेता हो या आम लोग हो, उनको गाड़ियों के साथ या काफिले में जाने की अनुमति चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है। इतना तो हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम होगा जी। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए गोविंदपुरी के इलाके में वो अपनी गाड़ियों के साथ थार से चलती हैं, उसके साथ भी ये गाड़ियां होती है जिसका कि अब ये नंबर तक भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और बताया है कि मुख्यमंत्री आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए
गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ चलती है, और जिस पर कि जो साउथ ईस्ट की जो डीसीपी के कार्यालय में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब उस मुकदमे के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है, और अभी जो हमें खबर मिल रही है कि हो सकता है कि शाम के 5:30 बजे तक आतिशी और खुद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे और वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए उस मामले में जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कालकाजी के क्षेत्र में हमारे जो झुग्गी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ था, हमने हमला से बचाव के लिए पुलिस को बुलाया था और पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है। जी ठीक है, लेकिन इस बात को भी समझने की ज़रूरत है धीरज, कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग या जो दिल्ली की जनता है वो समझ रही है कि सिर्फ ये जो एक पक्षीय आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल ये आरोप एक पक्षीय नहीं है। प्रवेश वर्मा पर भी एफआईआर दर्ज की थी इससे पहले चुनाव आयोग ने। कांग्रेस के प्रत्याशियों पर या जो दूसरे तमाम प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ शिकायत होती है उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। और जैसा कि चुनाव आयोग कहता है कि एक एसओपी बना हुआ है और जो मौजूदा ढांचा है, जो कानून है उसके तहत ही सभी को उसमें उनके साथ न्याय किया जाता है दरअसल। और इस पर यह कहना, बहरहाल हमारे साथ विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए। विनोद मिश्रा जी, इसका थोड़ा पॉलिटिकल अगर एंगल हम समझने की कोशिश करें, इससे पहले आपने देखा होगा कि चुनाव हार जाने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का चलन था। इससे पहले ही अगर कह दिया जाए तो फिर इसके मायने भी निकाले जाएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारी हार है और उसकी वजह से ये उससे पहले की तैयारी है। निखिल, देखिए ये स्टूडियो की चर्चा है कि दिल्ली के दिल में कौन, लेकिन लोगों के बीच में क्या चर्चा है ये बात तो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये कल मतदान है जी। और कल मतदान के साथ में आप ये देखेंगे कि दिल्ली में इस बार सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी तरफ से खूब मेहनत की है जी। और चुनाव प्रचार का हम लोग जितने दिन से दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतना शानदार चुनाव प्रचार का और इस तरह का आयोजन, इस तरह की रैलियां, इस तरह के रोड शो, इस तरह के डोर टू डोर कैंपेन कभी दिल्ली में हुआ होगा। तो आप मान सकते हैं इस बात को कि दिल्ली में इस बार पॉलिटिकल पार्टियों ने अभूतपूर्व रूप से चुनाव प्रचार के अपने हर हथकंडे को अपनाया है। जो बात आप केजरीवाल की कह रहे हैं वो उसी हथकंडे में से एक है जी। अब केजरीवाल के सामने में विकल्प जो है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी का लोड बहुत ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 12-13 साल के दिल्ली की सियासत में जिस चीजों को लेके वो बार बार कहते रहे वो अपने उसी पैमाने पे खड़े नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो हर हाथ पैर मार रहे हैं। दूसरी बात है कि दिल्ली के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो अगर आप कल्चर देखते हैं तो यहाँ जातिवादी कास्ट फैक्टर ये सब उतनी चलता नहीं है जी। यहाँ मुद्दे होते हैं, हर क्लास के अपने मुद्दे होते हैं, मध्यम वर्ग के अपने मुद्दे हैं, पिछड़े वर्ग में ये जो आप दूसरे सब कास्ट में आप ये देखेंगे क्लास में जो आउटस्कर्ट दिल्ली में है उनके अपने मुद्दे हैं, ग्रामीण इलाके हैं उनके अपने मुद्दे हैं, शहरी इलाके में जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उनके मुद्दे हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके मुद्दे हैं, सरकारी सेवा में लगे लोग हैं उनके अपने मुद्दे हैं। इतने सारे मुद्दे के बीच में ये जितने कैंपेनिंग में कोई अगर कास्ट फैक्टर की बात करें, कोई इस तरह की कॉम्बिनेशन की बात करें, वो सब बेमानी हो जाती है यहाँ। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कल के दिल्ली के मतदान में वोट प्रतिशत आपको तय करेगा कि दिल्ली का रुझान क्या है। ठीक है। तो आप एक बात तो मान सकते हैं, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों को साधुवाद दे सकता हूं कि लोकतंत्र के इस खूब जश्न जो लोगों ने इनके साथ मनाया है, हर पार्टी के साथ में लोग की काफी भीड़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में मिजाज क्या है, अभी मिजाज तो जनता तय करेगी, जनता तो तय करेगी मिजाज। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टूडियो में नहीं, जनता वोटिंग जब मशीन्स के थ्रू, ईवीएम्स के थ्रू इसको तय करेगी। लेकिन एक बात भी ये जानना समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए और आरोप भी किस लेवल पर कि यमुना में जहर मिला दिया गया, फिर बाद में कहने लगे कि उसमें अमोनिया बढ़ गया था, लेकिन जिस तरह से बताया गया जहर मिला दिया गया, ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति आया, पुड़िया उसके हाथ में थी, चुपचाप इधर उधर देखा और जहर मिलाकर निकल गया कि दिल्ली में लोग मर जाएं। ये इस तरह के आरोप लगाना, फिर इस तरह के आरोप लगाना कि अगर कहीं बीजेपी सत्ता में आ गई तो सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, तमाम इस तरह के आरोप, या फिर अब इलेक्शन कमीशन पर जिस लेवल पर उतर करके आरोप लगाए जा रहे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं जो इस लोकतंत्र के उत्सव में कड़वाहट भी घोलते हैं।
निखिल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बात हम आपके लिए शायद ये नई बात नहीं है, क्योंकि केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स है वो इसी आरोप पे है। आप देखिए कि केजरीवाल 2013 के अन्ना आंदोलन से लेके अब तक यही इसी आरोप को अपनी राजनीति के सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। लेकिन यमुना जी में जहर का जो ये था केजरीवाल का आरोप, वो ये था कि इस बार पहली बार दिल्ली के इलेक्शन में यमुना की सफाई, यमुना की गंदगी एक बड़ा मुद्दा बना है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस आप जब सब्सिडीज की बात करते हैं, तो सब्सिडीज पे जो चलने वाली राजनीति थी, उनके सामने में एक बार यमुना जी का वो कालिया नाग बन के खड़ा है और वो इस बात को बता रहा है कि यमुना जी की सफाई, यमुना जी की गंदगी इस बार पूरे दिल्ली को एक तरह से हॉन्ट किया है कि 13 साल के सरकार में, आम आदमी पार्टी के सरकार में बार बार यमुना जी के सफाई का जो आश्वासन मिला, जो वादा किया गया, वो पूरा नहीं किया है। तो इसलिए केजरीवाल जब घिरते दिखे हैं तो वो जहर का एक पुड़िया लेके आ गए। अब ये जवाब उनको आज ना कल एक भारी पड़ने वाला है, उनको जवाब आज देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि चुनावी पैतरों के बीच में उनका एक ये पैतरा आप मान सकते हैं, लेकिन इन पैतरों का जवाब शायद चुनाव आयोग ने इनसे कड़ा सवाल पूछ के तो शायद इनके सवाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ठीक है धीरज, चलते चलते एक बात आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि फ्रीबीज का कितना इफेक्ट जनता के बीच में, आप लगातार वोटरों के बीच में जा रहे हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पर, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है महिलाओं को, क्या बताएंगे आप? देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो एक तरीके से देने का जो कल्चर है उसने सभी पार्टियों ने दिखाया है। अब ये देखने की स्थिति होगी कि अब किसके लेने पर जनता विश्वास करती है और किनकी रेबड़ियों पर जनता का जो भरोसा है वो सबसे अधिक टिकता है। ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं। अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं, तो हमने अगर जनता के साथ उनको भरोसा किया और उनको जनता को कहा कि हम महिला सम्मान योजना देंगे या लाडली बहन योजना देंगे, तो हम चुनाव से पहले हमने दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। दूसरी चीज, जो अगर आप दूसरे राज्यों को भी अगर आप देखते हैं, तो जिन सरकारों ने चुनाव के वक्त वायदा किया, खास करके सत्ताधारी दल, तो उन्होंने केवल जनता से वायदा नहीं किया है बल्कि जनता को दिया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहन योजना के जरिए जो उनका जो 3 किस्त 4 किस्त चुनाव से पहले उन्होंने जो महिलाओं के खाते में डाल दिया। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता अब जो लाभार्थी वर्ग है, वो लाभार्थी वर्ग जनता किस वर्ग के या किस वर्ग के वोट के साथ लाभार्थी वर्ग का भरोसा जुड़ता है, ये जो सवाल है, ये दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री ने बीते सालों में जनता के साथ जो वायदे किए हैं, उन वायदों को उन्होंने पूरा किया है। अब आम आदमी पार्टी बताए कि उन्होंने जो जनता के साथ जो वायदे किए थे बीते 11 साल पहले या पिछले चुनाव में, क्या उन वायदों को आपने बिल्कुल, और उसका जिक्र विनोद जी ने अभी किया कि एंटी इनकम्बेंसी इसीलिए तो खड़ी भी इसीलिए होती ना कि तमाम सारी चीजें जो आपसे उम्मीदें होती वो आप पूरा नहीं करते, तो एंटी इनकम्बेंसी होती, वो निश्चित तौर पर संघर्ष में कर ही रही है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी। उसके ऊपर तमाम सारे सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए धीरज, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपको फिर से जोड़ेंगे अभी दूसरी खबर पर। फिलहाल बात करेंगे जाति सर्वेक्षण मौका या जाल, ये बात हो रही है तेलंगाना की। इसके पीछे की सारी सियासत को समझेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है, एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी जाति सर्वेक्षण की। संसद का सत्र चल रहा है और जाति सर्वेक्षण एक बार फिर सियासी फिजाओं में गूंजने लगा है। जाति सर्वेक्षण मौका या जाल,
इसको समझने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए देश भर में जातिगत जनगणना की मांग करते हुए राहुल गांधी ने तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को क्रांतिकारी कदम बताया था, जिसमें उन्होंने पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की आबादी को 90% बताया। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक के नारे को लोहियावादियों से छीनकर राहुल गांधी ने देश के संसाधन, सत्ता और फंड को सामाजिक एक्सरे यानी जाति गिनकर बांटने का नायाब फॉर्मूला दिया था। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी के जिसकी जितनी आबादी उतना हक का फॉर्मूला राज्य में लागू करके दिखाना है, जो देश के लिए भी मानक हो सकता है। आज इस रिपोर्ट को तेलंगाना असेंबली में रखा जाना है। रिपोर्ट को टेबल किए जाने के साथ ही इस पर चर्चा की भी उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह मौका रेवंत रेड्डी को ही क्यों मिल रहा है, जबकि सिद्धारमैया 2018 में एक ऐसी ही रिपोर्ट को सीने से लगाए घूम रहे हैं। आज तक घूम रहे 2018 से। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग की तादाद तेलंगाना में 46% है, जबकि शेड्यूल कास्ट 17.43%, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां 10.45% है। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग 11% यानी लगभग 90% लोगों को आबादी के हिसाब से हक देने की प्राथमिकता रेवंत रेड्डी की होनी चाहिए। अब तेलंगाना में आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और ये मांग अभी से उठने लगी है कि आबादी के हिसाब से निकाय चुनावों में नए सर्वे कर जमीन पर उसको उतारा जाना चाहिए। बीआरएस नेता के कविता ने मांग की है कि सर्वेक्षण में मिले डेटा के आधार पर ही स्थानीय चुनावों में आरक्षण मिले। वर्तमान में स्थानीय निकाय के चुनाव में 23% आरक्षण है। अब ताजा सर्वे के अनुसार इसमें और भागीदारी बढ़ानी चाहिए। वहीं कर्नाटक में इतने वर्षों से धूल खा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हर महीने चर्चा में आती है, लेकिन सरकार के आंतरिक विरोध के कारण कभी कैबिनेट तक नहीं पहुंचती है। 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। सीएम सिद्धारमैया पर जब भी राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो वो इसे लागू करने की बात करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी के मद्देनजर फिर चुप हो जाते हैं। तेलंगाना बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के सर्वेक्षण को मिसलीड करने का उदाहरण बताया है। बीजेपी नेता पायल शंकर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग को दिए गए वायदा पूरा करने के बजाय हड़बड़ी में एक रिपोर्ट दे दी है। तेलंगाना में जातिगत जनगणना से राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेता काशीराम से जिसकी जितनी आबादी उतना हक का नारा उधार लेकर राहुल गांधी सामाजिक न्याय के चैंपियन हो जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी, आखिर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल सदन में बोलते हुए तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण को क्रांतिकारी कदम बताया था। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, आपको दिखाते हैं। Census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. तो राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो चाहे दलितों की बात करें या फिर ओबीसी की बात करें, बैकवर्ड कास्ट या जो माइनॉरिटी हैं, उन सबको मिला करके एससी एसटी माइनॉरिटी, इन सबको मिला करके 90% हो जाती है राज्य की आबादी। और उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि पूरे देश भर में लगभग यही स्थिति है। तो जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यानी कि 90% को आरक्षण मिलना चाहिए। तेलंगाना भाजपा नेता वेंकट रमन ने राज्य सरकार पर जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जल्दबाजी में जारी करने का आरोप लगाया है। बहुत राष्ट्र में कमीशन डाल के जीवो बना के ये सर्वे करा। सर्वे करने के बाद आर्टिकल के तरफ से ये सही है कि नहीं बोल के विधायक सभा में वो अमेंडमेंट करने के बाद गवर्नर को भेजना, गवर्नर से
सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट बीसी मिनिस्टर को चले जाते। ऐसा करना, ऐसा नहीं कर रहा। खाली पीली जब वादा दिया था ना इलेक्शन पे वोटों के लिए, अब हम लोग कर रहे, लेकिन करने नहीं दे रहा बोल के दूसरों के ऊपर डालने के लिए कोशिश कर रहा बस। और बीआरएस नेता कलवा कुंतला ने जातिगत सर्वेक्षण को लेकर राज्य सरकार को निष्पक्ष रहने की सलाह दी। Parties' interest in these so-called backward sections or the SC/ST sections, and there's been a huge disparity in the census which they've already disclosed to the public. So we, as a opposition party, we request the government to be honest regarding the caste census. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अशोक गौड़ा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कर्नाटक से आते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक गौड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक जी, स्वागत है आपका। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरू करें तो ये कैसे हो सकता है कि किसी एक राज्य में जब हम जातिगत सर्वेक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो एक राज्य में बड़ा अच्छा 90%, अभी आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, उनका वक्तव्य सुना, कहा कि देश भर में यही स्थिति होगी। तो अगर तेलंगाना में गप है तो कर्नाटक में थू कैसे हो सकता है? निखिल, उससे पहले अगर आपने राहुल गांधी के भाषण का ही अभी जिक्र किया है तो आपके उनके भाषण का एक वर्ड शायद आप मिस कर रहे हैं जी। उन्होंने शॉकिंग कहा जी। अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी को ये तेलंगाना की ये कास्ट सेंसस रिपोर्ट शॉकिंग क्यों लगा? ये देश की जनता समझ सकती है कि ये शॉकिंग क्यों लगा भाई, कि ये देश की आबादी जो है ये पूरे, अगर आप बताएं हर स्टेट में कमोबेश जो है वो वही है 50%, 40%, 48%। शॉकिंग तो आपको होना चाहिए। अगर आप माने तो शॉकिंग उनको खुद होना चाहिए कि तेलंगाना में वो जिसकी आबादी, जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं, वहां ओबीसी के में से उनके कैबिनेट में सिर्फ 2 मिनिस्टर है, एससी के 1 मिनिस्टर है। खुद राहुल गांधी खुद प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं जो यहाँ संसद में बैठे हुए हैं, तो उनकी आबादी की उनका हक तो क्यों नहीं तेलंगाना में अभी तक मिला? क्यों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, उनके बदले में कोई ओबीसी से होना चाहिए, एससी से होना चाहिए, एसटी से होना चाहिए? अमित शाह ने तो, गृह मंत्री ने जो तेलंगाना के इलेक्शन प्रचार में तो खुलेआम इसका इलेक्शन में ऐलान किया था कि हम पिछड़े वर्ग से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अपने पार्टी के नेता को। तो आप जो कहते हैं कड़वी कड़वी और थू थू की बात जब आप कहते हैं, मीठा मीठा गप गप, तो आप जब अपने तेलंगाना में आपको पावर सेंटर बनाना होता है तो उसमें वो आबादी फिट नहीं बैठती है। और आप जब कास्ट सेंसस के लेके आते हैं तो पार्लियामेंट में लोगों को शॉकिंग बताते हैं। यही शॉकिंग तो कम से कम कर्नाटक में होनी चाहिए, जो सवाल आप पूछ रहे थे। जो कर्नाटक में 2018 का ये सर्वे है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, और उसके बाद दूसरी बार भी सिद्धारमैया सरकार आ गई। हर हफ्ते हम ये खबर लीड देखते हैं कि ये कर्नाटक सरकार अभी इस बार इसको कैबिनेट करने जा रही है, और आज तक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? तो सवाल ये है कि आप जिस चीज को देश में एक भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इस बात को जानते हैं कि आप जो राजनीति में कांसीराम का जो आपने कहा अपनी रिपोर्ट में सुनाया कि जिसकी आबादी उतना हक, ये कांसीराम जी का एक मशहूर स्लोगन था। आप उस आबादी को 30 साल के बाद लाना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रयोग, मौका हो या न हो आपके लिए, जाल जरूर आपके लिए बुन देगा। जी, निश्चित तौर पर। विजय कौशिक जी, ये क्या कोई जाल बुनने की तैयारी है? अगर जाल बुनने की तैयारी नहीं होती तो सीधे तौर पर, और अगर इसका एक जो पहलू है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगा रखा है, तो ऐसे में ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों को उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। क्या सीधे तौर पर इसको ऐसा समझा जाए? तो क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम जातियां हैं उनको भी ओबीसी में डाल करके ओबीसी का हक मारने की कोशिश है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के संघर्ष और साहस को नमन करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक मौका भी साबित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कल को भाजपा ये कहेगी कि कांग्रेस पार्टी में ही क्यों नहीं सर्वे के आधार में नियुक्तियां दी जा रही, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मौका क्यों नहीं मिल रहा उनकी जाति के आधार पर।
तो कल को हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है इस मुद्दे को लेकर। और नहीं तो परेशानी क्यों होगी? जब आप ये व्यवस्था पूरे देश भर में चाहते हैं तो आपकी पार्टी में भी होगा, तो परेशानी की किस बात की है? मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने यहाँ ही शुरू करिएगा। देखिए हकीकत तो ये है कि पार्टी हो या देश हो, योग्य लोग जब तक आगे नहीं आएंगे और जातिगत आधार पर, क्योंकि इस बात को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आजादी के बाद से कहती रही है, और जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो वक्ती तौर पर थी ताकि कमजोर लोग मजबूत हो जाए, तो उसके बाद में इसको खत्म कर दिया जाए। राहुल गांधी जी इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आरक्षण इस देश के लिए एक जंजाल बन चुका है। अब इसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाति के आधार पर सभी को मौका मिल जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य समाज का व्यक्ति हो, तो इससे बेहतर बात इस समय देश के लिए नहीं होगी। और राहुल गांधी जी सबको उनका हक देने नहीं, लेकिन वो तो आपने सुना कि वो राजपूत और वैश्य और ब्राह्मण को तो देने की बात कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो बताया कि 90% आबादी SC ST माइनॉरिटी और बैकवर्ड की है। और जी तेलंगाना, उन्होंने नहीं तेलंगाना की बात कही, और उन्होंने कहा कि यही स्थिति पूरे देश भर में है और जिसकी जितनी आबादी उसको हक। अगर देश भर में है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात स्वीकार करता हूं कि देश बड़े खतरनाक खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो स्वर्ण आबादी है, अरे भाई साहब कौशिक जी, पहुंचाने पर मजबूर हो गई है। आप संभालिए अपने को। ये मोदी राज का कमाल है कि आज ब्राह्मण भी न्यूज पर हेडलाइन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश को एक खतरनाक रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे आप अपने पार्टी के नेता के बारे में कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं ये बात आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक खतरनाक रोड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, न राहुल गांधी जी कह रहे, लेकिन अगर देश में 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की हो चुकी है, तो वो जो स्वर्ण समाज जो पहले कभी 40-50% हुआ करता था, इसका मतलब स्वर्ण समाज खत्म हो रहा है। मैंने ये कहा, और इसकी दोषी मोदी सरकार है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आकर के सवर्ण समाज को खत्म कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या को कम करा दिया। मैं इनको एक चीज पॉइंट देता हूं। देखिए आप थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, ऐसा मुझको लग रहा है। गड़बड़ा गए हैं। आपको बेतुके सवाल आपको जवाब दे दीजिए। तो कौशिक जी, आप तो बहुत मजबूत नेता है कांग्रेस पार्टी के और बहुत पुराने नेता है। कल आपके नेता राहुल गांधी, सुन लीजिए, आपको मैं सवाल दे रहा हूं। कल आपके नेता राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में चर्चा, राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण पे चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के जो जितने सांसद ओबीसी से चुन के आए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास में कोई पावर नहीं है। राहुल गांधी क्या देख नहीं रहे हैं उनके सामने में ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी ने बगैर कहे करके दिखाया है। 2014 से इस देश के जो सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं नेता और प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सामने में रखा है। और आप जब उदाहरण देते हैं कि जिसकी आबादी उतना हक, तो खुद अपने बैठे हुए हैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और परिवार के 2 लोगों को सांसद बना के रखे हुए हैं, बहन भी है, मां भी है। तो ये जिसकी आबादी उतना हक में, सारा हक तो आप ही मार रहे हैं। दीजिए जवाब इसका। देखिए विनोद भाई, मैंने कहा ना कि जब हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगेंगे। मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात यह है, मैंने ये भी कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी के मुताबिक देश की वाकई स्थिति 90% में ये लोग हैं, तो इसका मतलब जो स्वर्ण समाज, जो ब्राह्मण लोग थे, वैश्य लोग थे, राजपूत लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने वर्ग को चेंज कर गए हैं। वो या तो पिछड़े वर्ग में आ गए हैं या किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं ऐसा वर्ग परिवर्तन, कहीं आपको कोई तरीका है कि कोई राजपूत अपना लिख करके दे दे और दूसरे में चला जाए, फिर तो सारे लोग ओबीसी और SC में चले जाएंगे आरक्षण पाने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अशोक गौड़ा जी को जोड़ना चाहूंगा। अशोक गौड़ा जी, आपको नहीं लगता है कि ये एक दोहरी राजनीति का, दोहरे किस्म की राजनीति करने का चरम है, जब तेलंगाना में कह रहे हैं कि वहां पर जातिगत जनगणना कराएंगे और कर्नाटक में जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वेक्षण जो भी आप कहिए वो कराए हुए 2018 से आज तक उसके ऊपर बैठे हुए हैं? क्या वजह है कि कर्नाटक में इसको सामने लेकर नहीं आ रहे इस रिपोर्ट को? बेसिकली क्या कर रहा है सिद्धरामैया जी, हर बार एक कास्ट सेंसस को, कास्ट सेंसस भी नहीं, कास्ट सर्वे है,
जो ये सर्वे है जाति गणना सर्वे को ये पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं। जब भी उनको परेशानी आती है, जो भी बोलता है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपके ऊपर बुढ़ा का स्कैम है, आपके ऊपर लिकर का स्कैम है, तो बोलते हैं कि हम लोग आज जाति गणना को रिसीव कर लेंगे और कांतराज कमेटी के रिपोर्ट जो है हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा हर बार होता रहा है एक पिछले 20 महीनों में। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2017 में रिपोर्ट तैयार किया गया था, सरकार जो था 2018 में इनका गया, बाद में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, बाद में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, वो अलग पॉइंट है। बट कांतराज कमेटी का रिपोर्ट जो है 2017 अक्टूबर में ही कंप्लीटेड था, तब भी उनका पास टाइम था और अभी भी टाइम है। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? पहले हमारा पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बोलते हैं कांग्रेस वाले कि हम लोग ओबीसी के लिए है, हम लोग एससी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। हिस्ट्री अगर निकाल के देखेंगे, पहले जो कमीशन हुआ था वो अब 1952 में बना था। 52 में बनने के बाद में 53 में सबमिट किया गया और उस रिपोर्ट को नेहरू जी ने ये लफ्ज भी नहीं पढ़ा था, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा था। और बीपी मंडल जो कमेटी का जो है 1979 में सेटअप किया गया था और 1980 में उनका रिपोर्ट तैयार होकर रेडी हुआ था। और इस रिपोर्ट को भी इंदिरा गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, वो आरक्षण के ऊपर पार्लियामेंट में बोलते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बोला कि हम लोग कास्ट सेंसस के खिलाफ है और कास्ट सेंसस जो है आज तक नहीं किया गया। तीसरी पॉइंट 2009 में जब वीरप्पा मोइली जी का कमेटी सेटअप किया गया कि हमको कास्ट सेंसस करना है, तब क्या बोला था सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने, उन्होंने बोला था वी डोंट बिलीव इन कास्ट सेंसस, वी डू नॉट वांट कास्ट सेंसस करके पी चिदम्बरम ने स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग कास्ट सेंसस में बिलीव नहीं करते हैं, इन स्पाइट ऑफ वीरप्पा मोइली स्टैंडिंग विद द कमिटी रिपोर्ट। वो सब अलग पॉइंट है। आज उनको लग रहा है बीजेपी के साथ सभी ओबीसी जुड़ गया, बीजेपी के साथ सभी दलित वर्ग जुड़ गया, एससी एसटी जुड़ गया, इसलिए वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को आज समझ में आ गया कि हम लोग ने कुछ नहीं किया दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया और हमारा वोट बैंक जो है खत्म हो गया। इसीलिए अगर हम लोग ये बात बोल देंगे, लोगों को उल्लू बना के हम लोग उसका वोट मार लेंगे। भारत एक संवेदनशील देश है। अगर आप कश्मीर जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, हिस्ट्री जो है एक कभी भी मिटेगी नहीं। पहले कमिटी रिपोर्ट से लेके आज तक जितने भी कमिटी, रोहिणी कमीशन हुआ है, रोहिणी कमीशन तक इसका स्टैंड जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को और उनके परिवार को पहले देना पड़ेगा। और दूसरा, ये अगर कास्ट सेंसस के बारे में इतना ही है, आज ओबीसी कम्युनिटी के हमारा महाराजा वडियार जो है, वडियार के फैमिली से यदुवीर वडियार, वो लोग बोल रहे हैं हमको टीडीआर दे दो। वो लोग वो भी ओबीसी है ना जी, उनका ओबीसी में आता है, उनको क्यों नहीं दे रहे? अगर ब्राह्मण ने मार लिया या दूसरों ने मार लिया, किसी का हक नहीं मारा ना। ये जात पात जो है बहुत साल पहले था, वो अलग पॉइंट है। और ब्रिटिशर्स ने इनको बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी ने इसको पुष्टिकरण दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जात का ऐसा नशा चढ़ाया है जो भारत देश को ये लोग टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हैं। बीजेपी सरकार आया है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सभी ये जात पात हटा के हम लोग भारत और भारतीय और सनातनी होने का गर्व महसूस करते हैं। और हम ये सेंसर जो है या जो भी है, सर्वे जो भी है, ये अलग पॉइंट है। ये क्यों चाहिए? कोई अति पिछड़ा है, कोई ऐसा शोषित है, उनको ऊपर लाने चाहिए, बट ये पॉलिटिकल अस्त्र नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जो है इसको पॉलिटिकल अस्त्र बना के, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इतने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसा सिद्धरामैया हर बार कहते हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आप अगर उनके पास जाएंगे ना, सिद्धरामैया पूछते हैं ठीक है, जवाब ठीक है, जर्नलिस्ट का कोई कास्ट होता है क्या? जर्नलिस्ट का कोई कास्ट नहीं होता है। जर्नलिस्ट जो है वो न्यूट्रल है और जर्नलिस्ट है। ठीक है, पूछ सकते हैं आप कौन सा चैनल से है। जर्नलिस्ट की कास्ट पूछने वाले हमारा मुख्यमंत्री बने। ऐसा जात का नशा चढ़ा है कांग्रेस में कि
समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जाति इस पर जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी, सीधा आरोप है कि जाति का ऐसा नशा चढ़ा है कि पूरे जो भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, वोट के लालच में उसको भी धता बताने के लिए तैयार है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अभी उन्होंने गिनाया कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सभी लोगों ने कहा कि कास्ट सेंसस के विरोध में है। और अब जब उनको लग रहा है कि सारा वोट बैंक खिसक गया है तो वो कास्ट सेंसस के फेवर में खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्यों ना माना जाए कि ये अवसरवाद है? नहीं, अवसरवाद नहीं है। राहुल गांधी जी का अपना नजरिया है, नेहरू जी का अपना नजरिए था, इंदिरा गांधी तो जी उनको का कहना चाहिए खड़े होकर कि मैं अपनी माँ से, सोनिया गांधी जी से, इन सब से डिफर करता हूँ। सुनिए ना, अब 84 के दंगों का मामला था तो पार्टी ने हमारी ने इस पर खेद व्यक्त किया ना, माफी मांगी थी ना, जबकि उस समय तो नहीं मांगी थी ना। तो परिस्थिति के अनुसार बदलाव होते हैं। आज राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि जातिगत जनगणना के माध्यम से हम प्रत्येक जाति को उसका हक दे सकते हैं, तो देने में बुराई क्या है? भाजपा को परेशानी क्या है? और जब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या तब देश नहीं भाजपा को परेशानी कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं, अभी देखा आपने अशोक गौड़ा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उन तमाम योजनाओं के लिए कि अगर कोई बहुत पिछड़ा है, किसी को कोई जरूरत है, किस हिसाब से योजनाओं को लागू किया जाए, उसके लिए अगर उसको लागू कर जाए, लेकर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश में 90%, आप बताइए विजय कौशिक जी, 90% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 100% हो जाना चाहिए। राहुल गांधी जी की यही तो सोच है। अच्छा निखिल, हम चाहते हैं कि मैं कुछ फेवर की चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशिक जी मैं आपको दे रहा हूँ मसाला, आपको मैं दे रहा हूँ। अभी जो दिल्ली के चुनाव कैंपेन में थे राहुल गांधी, तो उन्होंने एक दलितों के समाज के जो लोग आए हुए थे उनके सभा में उन्होंने बात कही थी कि उन्होंने सीधे सीधे आरोप उस समय के नरसिंह राव गवर्नमेंट पे लगाया कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी हमारी 90s की, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन नरसिंह राव का ही वो शासनकाल था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ के दलितों को उपेक्षित किया, ओबीसी को उपेक्षित किया और इसलिए हम जो है वो सारे लोग बीजेपी के साथ चले गए और हमारे साथ फिर आए नहीं। तो हम उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार की एक भूल थी। अब आप ये कहिए कि राहुल गांधी तो सीधे अपने सरकार को तब तक खड़ा कर रहे हैं कटघरे में, लेकिन आज तो राहुल गांधी अपने नेहरू जी को भी छोड़ के, इंदिरा जी का भी पोस्टर हटा के सीधे राम मनोहर लोहिया और सीधे आप कह सकते हैं कि माननीय कांशीराम जी का तस्वीर लेके, उनका पोस्टर लेके घूम रहे हैं। अगर ये सामाजिक न्याय के पुरोधा, अगर आज समाज, अब ये अखिलेश यादव के बदले, तेजस्वी के बदले राहुल गांधी का पोस्टर है, तो आप ये कहिए कि उनकी दुकान का क्या होगा? अगर आप ये सोचिए, नहीं मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आप ही को दे रहा हूं। जो बात अशोक गौड़ा जी कह रहे थे उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज देश में प्रयागराज के उस एकता के कुंभ को देखा है, उस सनातन के एकता के कुंभ जो है वो सारे लोगों का, एक तरह से आप समझिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में, उनके कॉम्बिनेशन को गड़बड़ा दिया है। आज राहुल गांधी जो इतने मुखर हैं, वो कुंभ के, महाकुंभ के उस महाआयोजन ने इन सबको ये बता दिया है कि सनातन क्या है। ये अगर आप एक बार, आपके नेता अगर चले जाए प्रयागराज, आज भी 25 फरवरी तक मौका है, तो ये बात देखेंगे कि ये कास्ट, ये झमेले, ये पूर्वाग्रह, उस सब से सनातन संस्कृति ऊपर है। आप जो भी कर रहे हैं अपने सियासत में करते रहिए, लेकिन अपने आदर्श को मत भूलिए, नेहरू जी और इंदिरा जी को पीछे मत छोड़िए। ठीक है विजय कौशिक जी, तो ये मान लिया जाए। जी जल्दी से जी। जब मोदी जी की अपनी राजनीतिक बात आती है तो सारी जातियां वो पिछड़ों के प्रधानमंत्री बनने का दिखावा, एक पिछड़े व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नहीं, उसमें दिखावा क्या है? पिछड़े व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसमें दिखावा जैसी कहां बात आ गई? अगर वो तो अगड़े और बताते कि पिछड़े हैं तब तो दिखावा होता। प्रधानमंत्री, न प्रधानमंत्री की कोई जात होती है, न राष्ट्रपति की कोई जात होती है। बिल्कुल ठीक है, एक जिम्मेवारी वाले पद है। इसमें जात पात की अगर कोई बात कर रहा है तो यानी कि वो खुद बांट रहे हैं देश को। अगर वो ये कहते हैं मोदी जी कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो खुद मोदी जी जात पात की राजनीति कर रहे हैं, ये सबको मान देना चाहिए। अच्छा, बाकी चीजों में जातियां ढूंढना, वो जाति की बात नहीं करना हुआ। अब राहुल गांधी जी पर आ रहा हूँ ना, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, वो सीधे सच्चे आदमी है। पब्लिक के बीच में जाकर जैसा उन्हें फीडबैक मिलता है उसके आधार पर वो अपने जैसा फीडबैक करते हैं। आने वाले समय में अगर कुछ नया उन्हें लगेगा
तो वो अपने उन नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में होंगे। ठीक है, हो अशोक सकता है गौड़ा कि जी कोई हमारे पॉइंट सुनने रखना चाह वालों- रहे हैं? हमारे पास समय बहुत कम है। आपका पॉइंट विजय कौशिक जी लगभग आ गया है, मैं समझ गया आपकी बात। विजय अशोक गौड़ा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। मैं यही पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी का निज गोत्र क्या है? मेरा निज गोत्र जो है, मेरा बाप है, मेरा परदादा और उसके परदादा से आता है। और राहुल गांधी जी का दादा जो है वो फिरोज गांधी थे। उनके फादर का नाम हमें तो मालूम नहीं है, उनका फादर का नाम गोत्र आना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा जाके बोलते हैं सुनिए भारत के एक मिनट भारत का या कहीं पे भी मैटरनल फॉलो करना चाहिए या पैटर्नल फॉलो करना चाहिए? अगर मैटरनल फॉलो करेंगे, सोनिया गांधी का माता, सोनिया गांधी का दादी, ऐसा जाना चाहिए। अगर आप पैटर्नल फॉलो कर रहे हैं, राजीव गांधी का फादर, फिरोज गांधी का फादर पहचाना चाहिए। ये कैसा मिक्स हो जाता है? ये आगे जाके इंदिरा गांधी को चले जाते हैं, इंदिरा गांधी का फादर को चले जाते हैं, कैसा होता है? हमें तो मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, ठीक है। अशोक गौड़ा जी, हमारे पास समय आज बस इतना है, लेकिन ये सवाल तो बार बार उठेगा कि राहुल गांधी जब दूसरों की जातियां पूछ रहे हैं और पूरे देश भर में जाति सेंसस की बात है, तो लोग उनसे जाति पूछेंगे। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, नाराज होने की भी कोई बात नहीं। विजय कौशिक जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना पॉइंट रखने के लिए यहाँ पर। अशोक गौड़ा जी, आपका भी शुक्रिया। विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और उसके बाद बात करेंगे आस्था श्रद्धा का संगम जिस तरह से रहा है, दिव्य भव्य महाकुंभ, लेकिन उस पर भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आखिर यह सियासत क्या है, इस पर बात करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आस्था श्रद्धा का शाही स्नान पूरा हुआ बसंत पंचमी के मौके पर। प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा बड़ा पर्व बसंत पंचमी का अमृत स्नान अखाड़ों के संत सन्यासियों, साधुओं और गृहस्थों के स्नान के साथ संपन्न हुआ। कल लगभग 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने 2031 में महाकुंभ में दोबारा आने की कामना की। बसंत पंचमी के स्नान के बाद विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत नागा सन्यासी प्रयागराज से अपने गंतव्य को प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। लेकिन संतों के जाने के बाद भी प्रयागराज कुंभ 26 फरवरी शिवरात्रि तक जारी रहेगा। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अब तक 37 करोड़ लोगों ने संगम के तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है और एक इतिहास रच दिया है। कुंभ दर्शन को आए साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों ने महाकुंभ को सनातन की एकता का भव्य आयोजन कहा, लेकिन विपक्ष सनातन के इस भव्य आयोजन पर सवाल उठा रहा है। संसद के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अब तक का रिकॉर्ड बना, जो कि 9.5 करोड़ यानी 9.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन एक छोटी सी चूक के कारण दुर्घटना हुई जो 30 लोगों के मौत का कारण बनी। सोशल मीडिया की खबरों से लेकर संसद से कोर्ट तक विपक्ष ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए, लेकिन भारत की आस्था इन आरोपों और भ्रमित करने वाली खबरों से नहीं झुकी और देश विदेश से लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। तो प्रयागराज महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह है। क्या कुछ कहते हैं विदेशों से आने वाले श्रद्धालु, आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Naga Babas and it just brings back everything.
Kundala kunchita kesa Atabaja Odvaja Viraja Kande Muja Jane Usaja Shankara Suvana Kesari Nanda Teja Pratapa Mahajagabanda. Wonderful. It's my second Kumbh Mela. I was here 12 years ago. It's Shiva blessing. Only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, you know, to your heart and all. Just be happy to live and to be truly in what you do, you know. So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, you know. Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to friends. तो ये आप देख रहे हैं किस तरह का उत्साह है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो महाकुंभ पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। तमाम सारे सवाल उठाए, मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ पर सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था पर और वहां पर जो सरकारी कर्मचारी रहे उन पर भी सवाल उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त नई दिल्ली से, संसद भवन से और प्रयागराज से, महाकुंभ से, ग्राउंड जीरो से जिसको कहना चाहिए, विकास सिंह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले विकास के पास चलेंगे। विकास, किस तरह की व्यवस्था आप हमको दिखाएंगे? कल एक बड़ा स्नान, वसंत पंचमी का अवसर, मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, वो गुजर गया। किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या कुछ जानकारी आप देंगे और क्या कुछ दृश्य हमें दिखाएंगे महाकुंभ के? निखिल, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके का कल श्रद्धालुओं ने स्नान किया वह सिलसिला आज सुबह से ही जारी है और तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने आज भी स्नान कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और आज के दृश्य हम आपको वो दिखाएंगे जो दिखाते हैं कि हमारी सनातन परंपरा को मानने वाले किस तरीके से एक जगह रहकर महीनों यहाँ पर आराधना करते हैं। ये वो कैंप है, यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं इन क्षेत्रों को, क्योंकि 25 सेक्टरों में निखिल इस मेला को बांटा गया है और इन सभी सेक्टरों में कुछ एक सेक्टर है 7 से लेकर 12 तक, यहाँ पर कल्पवासी रहते हैं और 10 लाख कल्पवासी इस समय आए हुए हैं यहाँ पर और नित्य यहाँ पर आराधना करते हैं। एक माह में ये यहाँ तक रहते हैं, माघ महीने में पूरा ये प्रवास करते हैं और सुबह दोपहर शाम हमेशा यहाँ पर पूजा आराधना चलती रहती है। यहाँ पर जो भक्ति की वाणी है, शास्त्रों के वेद पुराणों की वाणी है, संतों द्वारा बताई जाती है और इनके जीवन में मान्यता ये कही जाती है कि एक माह तक अगर ये लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, कल्पवास करते हैं, तो इनको 100 वर्षों का फल मिलता है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख लोगों के जीवन में निखिल कितना बड़ा बदलाव आता है जब हमेशा ये शास्त्रों की बात, पुराणों की बात, धर्म की बात सुनते हैं, समझते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। और यही बात है लोगों को हजम नहीं होती विपक्षी पार्टियों की कि इतनी बड़ी संख्या में इस बार 10 लाख आए हैं, तो ना उनमें कोई जाति है, ना कोई भेद है, ना ऊंच नीच का भाव है। ये सब लोग यहाँ एक जगह रहकर सिर्फ प्रभु की आराधना करते हैं, माँ गंगा की आराधना करते हैं, वहाँ स्नान की डुबकी प्रतिदिन लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, यहाँ लोग आप कल्पवास कल्पवास में कल्पवास का महत्व होता है ना? हाँ भाई, हाँ प्रयागराज में निखिल, ये लोग हैं ये यहीं पे संगम की रेती पर एक माह तक रहते हैं और डेली पूजा अर्चना करते हैं और इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं रहता है। इन तमाम सारे जो टेंट आप देख रहे हैं इनमें हर जो है जात के ऊंच नीच जो है कोई नहीं है, ना अमीरी गरीबी है, सब एक जगह रहकर आराधना सिर्फ करते हैं प्रभु की। और यही दर्शाता है कि हमारी सनातन परंपरा कितनी मजबूत है। ये भारतीय एकता को दिखाती है कि किस तरीके से सब मिलकर जो है अपने दर्शकों को यहाँ से सीधे लिए चलेंगे, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए। ठीक है, अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे लाइव योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट। षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए।
तो आपने देखा कि किस तरह से महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कांग्रेस का जो बयान है वो शर्मनाक है, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई है उसकी जांच हो रही है, अगर उसमें कोई लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे साथ में विकास बने हुए हैं, शैलेंद्र हमारे संवाददाता, दोनों लोग बने हुए हैं। विकास के पास एक बार फिर रुक करेंगे। विकास, इस पर अभी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, क्योंकि इसको लेकर के जो पूरी सियासत शुरू हो गई है वो बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि दिलचस्प शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन अनोखी जरूर है। क्योंकि जहां पर सनातन धर्म का, आपने कहा कि अभी जाति पात से ऊपर उठ करके सनातन एकता की जो है वो हिलोरें दिखाई दे रही हैं संगम के तट पर, वहीं इसको लेकर के तमाम सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस किस तरह की सियासत देखते हैं? क्या सनातन की एकता से ये सीधे सीधे तौर पर समझा जाए कि बौखलाए हुए हैं? जी बिल्कुल, शुरू से ही इस बात को विपक्ष की तरफ से कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लोगों की आस्था का सम्मान की जगह उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। जो लोग यहाँ रहते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, और करोड़ों लोग, 38 करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी आस्था का आप सम्मान ना करके उनको जिस तरीके के आरोप लगाते हैं कि अगर कोई आदमी सुख शांति समृद्धि की तलाश में यहाँ आता है, अपनी आस्था का सम्मान करता है, अपने धार्मिक मूल्यों का सम्मान करता है, तो उसको आप कहते हैं कि वहाँ पैसा नहीं मिलता है। उनको शायद पता नहीं सुख शांति क्या होती है, पूजा अर्चना क्या होती है, जीवन में इन मूल्यों का क्या महत्व होता है। ऐसे लोग ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको डर लगता है कि इनका वोट बैंक कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जात पात में बांटने की जो उत्तर प्रदेश में विपक्षियों की लगातार रणनीति रहती है वह इनकी विफल साबित होती योगी आदित्यनाथ ने एक साजिश की बात भी कही है। विकास, योगी आदित्यनाथ उस साजिश का भी जिक्र कर रहे हैं। उस साजिश की बात लगातार बार बार आगे आ रही है, और अभी जो स्टेटमेंट आया योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने फिर कहा कि अगर साजिश है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं तो कठोर दंड दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जुडिशियल कमीशन बना दिया है। जुडिशियल कमीशन ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अन्य पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है। इसमें सारी जो सीसीटीवी की फुटेज है उस समय की वो सारी खंगाली जा रही है। वहाँ पर कुछ लोगों के, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में जो कोई दोषी है, अगर इसके पीछे साजिश है, तो उनको कड़ी सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट बात कह दी है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके की घटना हुई थी, मुख्यमंत्री भी आहत हुए थे और भावुक हुए थे। उनके वह आंसू बताते थे उसके बाद से कितने ज्यादा वो भावुक थे। अगले दिन से वो आकर यहाँ पर आगे की व्यवस्थाओं के लिए स्वयं अपनी हाथों में उन्होंने कमान ले ली थी। और हमने देखा कि उसके बाद एक बड़ा अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान यहाँ कितना शांतिपूर्वक ढंग से निपट गया। एक भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। प्रयागराज के सभी चौराहे कल जाम मुक्त रहे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जब 3 करोड़ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्थाएं देखकर दुनिया दंग रह जाती है। आज ये तस्वीर, प्रयागराज मेले की तस्वीर, महाकुंभ की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। जब नासा से सैटेलाइट में वहाँ की तस्वीरें आती हैं तो पूरी दुनिया देखती, जगमगाती हुई ये नगरी दिखाई पड़ रही है आज। जी, निश्चित तौर पर जगमगाती हुई नगरी दिखाई दे रही है। सनातन की एकता का एक जो, जैसा कि शुरू में कहा गया कि वो जो लहर की तरह से एक हिलोरे मार रहा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसीलिए इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो लोग जातिगत और जातियों में बांटकर राजनीति कर रहे हैं, वो जरूर इस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सिंह। और इस वक्त पे बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।